हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। तो आपने आहार का बोला था, तो प्रचलन है इंटरमिटेंट फास्टिंग या 12 घंटे नहीं खाइए, 16 घंटे नहीं खाइए, बहुत फायदा करता है, वेट रिड्यूस होता है। मैं जानना चाहती हूँ आपका क्या विचार है। तो भूख लगे तो भी मतलब 12 घंटे 16 घंटे जरूरी रहता है। एक तो मैं आपका प्रश्न थोड़ा सुधारूंगा। आप किसी को भी प्रश्न पूछिए तब वो पर्सनल ओपिनियन वाली बात ये है, बराबर है। तो आप पर्सनल नहीं, आपका क्या विचार है ऐसा मत पूछिए, मेरा कुछ भी विचार हो सकता है। आपको ये पूछना है, किसी को भी पूछे कि आयुर्वेद क्या कहता है या ग्रंथ का रेफरेंस क्या कहता है कि हमको क्या करना है, पर्सनल नहीं, क्योंकि ये पर्सनल मैटर नहीं। मानो कोई ये घटना एक्सीडेंट हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं इससे आपका क्या कहना है, किसका दोष था, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये गलत है, ये सही। उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बराबर है। आहार में मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि खाना ही नहीं चाहिए, चलो शाम को एक ही बार मैं खाता हूं, तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, ग्रंथ क्या कहता है, या कि आयुर्वेद का सिस्टम क्या कहता है, बराबर है। तो ये एक मैं बताऊंगा। प्रश्न ये है, फास्टिंग है ना, वो सबके लिए एक तरह का नहीं है, पहला, बराबर है। अब सबके लिए आप लागू करोगे ना, तो 16 घंटे फास्टिंग टीबी वाला करेगा तो टीबी वाला जल्दी ऊपर जाएगा। बराबर है, बराबर है। तो ये सबके लिए सेम फास्टिंग नहीं है, कि कोई कुपोषित लोग होते हैं जिसका पोषण पर्याप्त नहीं है। जैसे गर्भवती महिलाएं ये 16 घंटे वाला फास्टिंग करेगी तो उसका बच्चा मर सकता है, बराबर है। अवस्था अलग अलग है। वृद्ध फास्टिंग बिना समझे करेंगे तो वो खाने से नहीं मरेंगे, फास्टिंग से मरेंगे, बराबर है। तो एकांत नहीं पकड़ना है, हमारे शरीर की क्या स्थिति है, हमको भूख कितनी लगती है। आयुर्वेद में दोनों बताया है, फास्टिंग का भी महत्व बताया है। दूसरी ओर आयुर्वेद ये भी कहता है कि आपको भूख का आवेग नहीं करना है सहन, भूख लगने पर भोजन करना ही है, ये भी आयुर्वेद बताता है, बराबर है। हर एक में एक नहीं पकड़ सकते आप, क्योंकि हर एक की शरीर की अलग अलग टेंडेंसी है, अलग अलग अवस्था है। तो साधारणता से रात को आपने भोजन किया, उसके बाद पचने के लिए सब मिलाकर ऑलमोस्ट 12 घंटे के आसपास से शाम को 7 बजे भोजन करना आइडियल है। और उसके बाद सुबह आप देख लीजिए तो 8, साढ़े 8, 9 बजे कुछ आप दूध वगैरह ले, हल्का आहार ले सकते हो, लेकिन आइडियल टाइम 10:30 से 12 का है भोजन का। तो वो समय के अंतराल पर आप दूध ले सकते हो और कुछ हल्का नाश्ता ले सकते हो। आइडियल फास्टिंग 12 घंटे से लेकर 14 घंटे तक की हो सकती है। वो भी ऐसा है कि वो आपकी प्रकृति और जठराग्नि पर है। कभी कभी आपने पहले लिया तो भी चलेगा और कभी कभी 16 ले लिया तो भी चलेगा, लेकिन ये घंटों के हिसाब से नहीं। लोग क्या है कि उसका ऑफिस टाइम होता है ना, कि 12 से सबको आना है और 10 बजे जाना है, उस तरह से फास्टिंग का टाइम है। तो वो हो सकता है कि आपको जल्दी पच गया तो आपका फास्टिंग जल्दी पूरा हो गया पचने पर, और किसी को 16 घंटे में भी नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक ही इतना बड़ा है सालों का, तो उसको तो 4-5 दिन कराना पड़ेगा, क्योंकि उतना कचरा भरा है शरीर में, बराबर है। तो ऐसा कोई आइडियल टाइम नहीं है, लेकिन आप गिने तो ऐसा कह सकते हो कि 12 से 14-16 घंटे तक, 12 घंटे तो मिनिमम है, तो उतने तक हमको आहार नहीं लेना है, बराबर। मतलब 2 आहार के बीच में इतना गैप रात को रखना है, दिन में नहीं। दिन में अलग हो जाएगा फिर, बराबर। रात में नींद है तो इसका अलग एक प्रवृत्ति नहीं है। दिन में 4 से 6 घंटा, 6 घंटे में आपको भोजन ले लेना है। दिन में 2 याम युग्मम न लंघयेत, बराबर है। क्या बताया है भाव प्रकाश में, याम युग्मम न लंघयेत, यानी कि 2 याम, 2 प्रहर को लांघना नहीं है। मतलब 6 घंटे में आपका दूसरा भोजन 6 घंटे के बाद तुरंत हो जाना चाहिए। सपोज आपने 12 बजे भोजन कर लिया दोपहर में, तो 7 बजे आपका भोजन शाम का हो जाना चाहिए। उसमें 12 घंटे नहीं है, नहीं तो वो भोजन होगा रात को 12 बजे। फिर आप समझ गए ना। तो दिन का फास्टिंग अलग है, उसके नियम अलग है, रात का अलग है। जब आप 12-16 की बात करते हो, वो आप शाम से लेकर सुबह की बात करते हैं, बराबर है, वो बराबर है। और जब दिन की बात करते हो तब उसमें कितना अंतराल होना चाहिए वो भी बताया है। वो 6 घंटे का मैक्सिमम है और 4-5 घंटे का मिनिमम, बराबर है। तब उस समय तक अग्नि, अच्छा कंडीशन अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटा 6 घंटा हुआ तो खाना ही, वो भी भूख लगनी चाहिए तब खाना है, नहीं तो आपके 6 घंटे नहीं हुए, वो दिखाया है वो उनके हो गए, आपके नहीं हुए,
क्योंकि आपके घंटे ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना कि नहीं होता है। टाइम है ना, वो एक रिलेटिविटी है, सापेक्षवाद है, पता है आपको। वो टाइम हर एक का एक तरह का नहीं है। देखो कितने लोगों का अभी टाइम हो गया जाने का, बराबर। कितने लोगों के लिए सेशन पूरा हो गया, अभी यूट्यूब पर चल रहा है, मैं बोल रहा हूं। कितने लोगों के लिए समाप्त हो गया, 15-20 मिनट हो गई, वो लोग अपने रीत से दूसरी जगह चले गए, अभी शारीरिक रूप से बैठे यहाँ पर, मानसिक रूप से, क्योंकि उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई। वो 1 घंटे की थी, वो हो गई पूरी, उसमें कोई उसका भी दोष नहीं है। और किसी के ऊपर अभी भी 2 घंटे की है, वो ऐसा ही बोलने पर वो 2 घंटे बैठे रह सकते हैं, बराबर, सही मायने, मतलब सही मायने में। हो तो वो क्या है कि हर एक की एक सापेक्षवाद की तरह हमारे गुरुजी थे, वो सापेक्षवाद बहुत अच्छी तरह से समझाते थे हर एक का। जैसे टाइम समझाने के लिए, रिलेटिविटी समझाने के लिए आइंस्टाइन ने भी ये उदाहरण दिए, पता है आपको, कि टाइम अलग के लिए अलग अलग है, 1 घंटा सबके लिए एक नहीं है। जैसे 1 घंटा है आपके पास, बराबर है, वो आप वेट कर रहे हो, कोई नहीं है रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन आने वाली है, और 1 घंटा आपके पास मोबाइल की बैटरी भी उतनी नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, बराबर है, और कोई नहीं, आपको छोड़कर चले गए कोई, और 1 घंटे इंतजार कर रहे हो, धूप है बहुत, वो 1 घंटा आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल होगा, बराबर। क्या करूं, कब ट्रेन आए, कब ट्रेन आए, लेट ना हो, प्रार्थना भी करोगे आप, जब भी करोगे कि भगवान जल्दी पे ट्रेन को भेज दो, बराबर है। तो वो 1 घंटा आपके लिए बहुत कंटाला वाला होगा। 1 घंटा नहीं जाएगा आपसे, बराबर। टाइम कॉन्शियस हो जाओगे, कब जाए, कब, बार बार घड़ी देखोगे। कभी कभी हमारे प्रवचन में भी ऐसा हो जाता है, गांव में लोग रख देते हैं तो बराबर है, दूसरी वो रोंग नंबर लग जाता है कभी कभी, तो वो घड़ी देखने लगते हैं कि कब पूरा होगा, कब पूरा। और सगाई हुई है, नई सगाई हुई है, एंगेजमेंट, और शादी बाकी है अभी, बीच का जो अंतराल होता है, उसके बीच में जो पति पत्नी होने वाले मिलते, फियांसी वगैरह, तो फियांस और फियांसी, तो वो दोनों जो बात करते हैं, उसके लिए जो 1 घंटा होता है ना, वो 5 मिनट का होता है, बराबर है। क्योंकि वो काटता रहता है, क्योंकि वो क्या है कि एक मिस कॉल आने पर सीधा कॉल आता है, बराबर है, कि क्या है, क्या करती हूँ, और क्या खाया, क्या पिया, वो इतनी बातें होती है बेकार की, मतलब कहाँ गई थी। वही बात आप 5-10 साल शादी के हो जाए, बाद में 10 कॉल पर भी उठता नहीं है उसका, बराबर, काम में हूँ, मीटिंग चल रही है। जीवन में क्या है, परिवर्तन शाश्वत है, ये चलता ही रहने वाला है, बराबर है। तो ये सापेक्षवाद है, हर एक की ये दोनों की कंडीशन अलग अलग है। तब क्या थी, आप देखो, तब क्या थी कि जो भी बोलेंगे ले आएंगे, तारा ले आएंगे आकाश से। अभी पता है साइकिल नहीं ले आ पाते, बराबर है, साइकिल का व्हील नहीं ले आ पाते, तो तारे की बात तो छोड़ो, बराबर। तो वो एक इसके लिए हम हमारे स्टाफ की भर्ती करते हैं जब, तब कुछ लोगों को नहीं रखते, उसमें 1 लोग ऐसे होते हैं जिसकी सगाई हो गई है, शादी अभी नहीं, क्योंकि वो काम का नहीं रहता है, वो दूसरे ही वर्ल्ड में रहता है तब तक, बराबर है। तो वो पूरा का पूरा चेतना उसी में लगी रहती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्त्री को ऐसा होता है कि कब मम्मी बाहर जाए, वो सीधा फोन घुमाया, बराबर है, वो राह ही देखती रहती है कि मम्मी कब बाहर जाए और मुझे फ्रीडम। वो पहले की बात है, अब तो मम्मी के सामने ही वो लगी रहती है, तो अब कोई मम्मी का डर नहीं रहा, बराबर है, पहले के काल की बात। पुरुष ऐसा सोचता है कि ऑफिस में से कब एकांत में चला जाऊं और अकेलापन मिल जाए तो फोन कर दूंगा सीधा 1:30 बजे दो। तो पूरा का पूरा वो होता है, व्यापार जाए बाढ़ में, उसका जो भी हो, बिल बने उसमें गलती हो न हो, कुछ भी हो, यहाँ पर जो सर्विस है वो ठीक से नहीं, सीधी बात करनी है 1:30 बजे 2 बजे, क्योंकि चेतना वहां लगी रहती है, काम में नहीं होती उस टाइम तक, बराबर है। तो ये बात थी। तो ये साइंस रिलेटिविटी का सिद्धांत काम करेगा, अलग अलग नियम होंगे हमारे लिए। जी, आप और कोई? हरे कृष्णा। तो मुझे आपने एक पॉइंट बताया था कि डेंटिस्ट बोलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए ठंडा रहता है, तो उसमें 2 चीजें हैं, तो वो प्लीज आप जरा बता सकते हैं। आइसक्रीम जब भी दूध का एक्सट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे बहुत ब्लीडिंग होती है और स्वेलिंग होती है, तो एक्चुअली वो और 4-5 घंटा पेशेंट फास्टिंग रहता है, कुछ खाता नहीं, और एक्सट्रैक्शन के बाद वो कुछ खा भी नहीं सकता है बिकॉज वो पेन रहता है। नहीं, उस काल के लिए तो अच्छा है। हाँ। आप मेरा एक बात समझिएगा, वो आइसक्रीम का मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो एक दवाई के रूप में दे रहे हैं, बराबर है, वो आइसक्रीम कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो ठंड के लिए आइसक्रीम को बताते हैं कि आप कभी भी आइसक्रीम खा लेना, जबकि दूसरा फूड भी वो ले रहा है या ले सकता है,
आइसक्रीम जो ये प्रिस्क्राइब हो रहा है इस तरह से, आप समझ गए कि क्या खा सकते हो तो बता देंगे आइसक्रीम। जैसे डॉक्टर है, वहाँ पे ब्लड का जो क्लॉट हाँ वो करने के लिए कोई ठंडी वस्तु चाहिए। क्वेश्चन था कि उसके लिए और कुछ आयुर्वेदिक हाँ, नुस्खा है ओके, जो ओके। हम कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, एक मिनट में इनका जवाब देता हूँ पहले। आयुर्वेद में रक्त चंदन एक औषधि आती है, उसका पाउडर आता है, वो पाउडर लगाने का होता है। आयुर्वेद के जो दंत प्रैक्टिशनर्स है उनके पास वो मिलता है। तो आयुर्वेद का एक ऐसा बहुत बड़ा तंत्र जो लुप्त हो गया, थोड़ा जिंदा है गुजरात में, राजकोट में ये भी। तो दांत को वो जालंधर बंद एक मेथड आती है दांत निकालने की। तो जो डॉक्टर्स उसको एनेस्थेसिया देकर जो दांत निकाला जाता है बहुत मेहनत करके, आयुर्वेद की एक प्राचीन पद्धति है जालंधर बंद की। उसको यहाँ पर बंद देकर यहाँ से मूल उसके मतलब रूट है वो ढीले कर दिए जाते हैं, वो एक ही बार में वो निकल जाता है। तो विद इन 3 और 5 मिनट्स उसको जालंधर बंद कहते हैं। फिर जो ब्लड आता है वहां से, उसको ब्लड स्टॉप करने के लिए आयुर्वेद में रक्त चंदन का पाउडर यूज होता है, वो वहां पर लगाते हैं। वो आपको कहीं पर भी मिल सकता है। और यष्टि मधु दूसरा है, वो दोनों का मिश्रण भी लगाते हैं। तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, मतलब ब्लीडिंग को रोकता है और हील करता है। तो ये पेशेंट्स का मतलब हाँ, पेशेंट को एडवाइस कर, चंदन जो साइट ऑफ एक्सट्रैक्शन है वहीं पर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप बाहर लगा सकते हैं, जहाँ एक्सट्रैक्शन हुआ है वहां पर भी लगा सकते हैं उसको। लेकिन वो दंत चिकित्सक जो है, हम सीधा उसको कंडीशन के बिना नहीं कह सकते, लेकिन उसको हम ये सुझाव अवश्य देते हैं कि आयुर्वेद के दंत चिकित्सक हर एक शहर में होते हैं, तो वहां से वो पाउडर ले आए और उसी से वो पूछ हाँ, उसमें बहुत फायदा करेगा वो। हाँ, स्वेलिंग में फायदा होगा, उसके पेन में फायदा होगा उसका। अच्छा, आगे जाकर जो उसको हील होने वाला है, मतलब जो एक बताते हैं कि भाई वो मिटने वाला है घाव, तो उसका रोपण कहा जाता है, तो उसमें भी लाभ करेगा। तो आयुर्वेद की दवाई बहुत इफेक्टिव है इसमें, दांतों में भी। लेकिन अच्छा, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाली भी बहुत है, तो वो कुछ भी इन्फेक्शन नहीं लगने देगी उसमें। तो वो दंत चिकित्सक जो होते हैं अनेक सिटीज में होते हैं, हम आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं कि हमारे पास डेटा भी होता है कि कौन से सिटीज में कौन से अच्छे डॉक्टर्स है। तो निस्वार्थ भाव से हम उसको ये प्रोवाइड करते हैं कि आप आपके नजदीक में से ये दंत चिकित्सक की आप ले लो, तो हम ढूंढ कर आपको दे देते हैं, ताकि क्या है कि वो जो साथ साथ आयुर्वेद का उपयोग आप कर सके। जी, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, मुझे 2 सवाल पूछने हैं आपसे। हाँ, पहले सवाल, आपने कल बताया था कि 0 से 5 साल के बच्चे का स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, बट होता क्या है कि बच्चे जो चीज अच्छी होती है, जो खाने लायक होती है, वो खाते नहीं है, जो उनको बांटा वही खाते हैं, उनको जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। तो एक तो कि क्या कर सकते हैं कुछ 0 से 5 साल के लिए जिसमें आपका पोषण, जिसमें प्रोटीन और सब चीजें बरोबर रहे। और दूसरा मेरा प्रश्न था कि बच्चों में जो नाक से खून बहने का प्रॉब्लम रहता है, जो धूप में खेलते हैं, मस्ती करते हैं, फिर घंटा के नाक से खून निकलता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, अब 2 बातें ध्यान रखें। एक, बच्चों के आहार विहार स्वास्थ्य के लिए एक बच्चों को अवश्य सुवर्ण प्राशन देना चाहिए प्रतिदिन, तो इम्यूनिटी उसकी बनी रहेगी। तो एक तो सुवर्ण प्राशन उसको देना चाहिए, ये कर हमेशा बताते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी बराबर रहेगी, तो उसको जो बार बार तकलीफें होती है वो नहीं। अच्छा, तकलीफ होने पर जो उसको दवाई देनी है वो आयुर्वेद की कुछ रखनी है, लाइक कफ सिरप हो गया, लाइक उसको कोई भी मतलब ऐसा आयुर्वेद का हो गया, काढ़ा हो गया, कुछ भी, तो 2-3 दवाइयाँ होनी चाहिए, बराबर है। तो इसके लिए उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, तो बहुत सारे डिसीजेज में फायदा होगा। इन्फेक्शन की कुछ दवाई रखनी है इस प्रकार से। अब जब धूप में खेलने जाता है तो एक बात याद रखनी है कि आपको माथे पर तेल अवश्य डालना है बच्चों को। जब भी बच्चा बाहर जाता है तो उसको सन का जो हीट आता है उससे बचाने के लिए, मस्तिष्क को बचाने के लिए तेलाभ्यंग आयुर्वेद में उसके 2 प्रयोजन है। एक तो मस्तिष्क में एक रिलीफ होता है जब हम अभ्यंग करते हैं, मतलब हम खींचते हैं। अच्छी नींद के लिए भी रात को हमको अभ्यंग करना चाहिए, माथे पर तेल को डालना चाहिए, बराबर है, वो अच्छी नींद के लिए अच्छा है, मतलब बराबर है।
दूसरा, बच्चे जब बाहर जाते हैं या हम भी बाहर जाते हैं तो सन से रक्षण करने के लिए सीधे यदि ऐसे ही बाल है हमारे तो वो जो किरणें हैं वो सीधी जाएगी और तेल उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो तेल डाला तो वो कम जाएगी। तो जो धूप से बचने के लिए भी तेल का महत्व है। वो तेल यहाँ पर बालों को लगाना है। आप समझ गए? एक का मतलब मूल के ऊपर मसाज करना है और दूसरा बालों पर लगाना है, डालना है, ताकि वो सन से वो हीट से बच पाए। दूसरा, उसको यदि नाक से खून आ रहा है तो नस्य बहुत है, लेकिन यष्टि मधु का नस्य है, वो बहुत इफेक्टिव है। एक ही बार डालने, 2-3 बार डालने से बहुत रिजल्ट मिले हैं। यष्टि मधु नस्य, तो वो डालने से तुरंत उसका खून बंद होता है। वो करना जरूरी होता है क्योंकि वो बहुत रोगों का कारण बनता है आगे जाकर। तो वो नस्य रोज गाय के घी का और यष्टि मधु तेलम का, दोनों का नस्य आप सुबह शाम कर सकते हैं। मिलता है, आप ये वेबसाइट पर भी हम यहाँ होगा और ये भाई बता देंगे, वो मिलता है। सवाल था तो उसमें हाँ, माइक दे दीजिए। हाँ, अरे घर के खाने में प्रोटीन उतना होता है कि जो बच्चों के लिए सफिशिएंट रहता है? अब प्रोटीन की आप बात करें तो आयुर्वेद के पाउडर आते हैं प्रोटीन के, उसमें ज्यादातर मूंगफली खली जो होती है उसको लेकर बनाया जाता है। अभी जो पाउडर आता है वो नहीं देने चाहिए क्योंकि उसमें सोया का आता है और सोया हमारे लिए पाचन के लिए बहुत भारी है, बराबर है, तो वो प्रोटीन पचता नहीं है तो बहुत नुकसान करता है, बराबर है। इसके लिए जो सेफ रास्ता है, जो मूंगफली की खली है, अश्वगंधा है और बहुत सारी 2-3 चीजें की औषधियां है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है आयुर्वेद की दृष्टि से। अभी जो पाउडर ये जो जिम वाले देते हैं या फिर बाहर वाले जो मिलते हैं, वो फ्लेवर वाले पाउडर आते हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसा डाला जाता है वो, क्योंकि वो पूरा का पूरा देखो शरीर का जो तंत्र और विचार है ना, वो पूरा का पूरा हाईजेक कर लिया कंपनियों ने, बराबर है, और वो सबका एक ही रख दिया कि सबको इतने प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं। तो जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी या सिद्धांत जानते नहीं है वो लोग जब से प्रोडक्ट बनाने लगे तब से वो प्रोडक्ट से फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ, बराबर है, क्योंकि सबको एक करने के लिए फॉर्मेट किया, फ्लेवर डाले, बहुत केमिकल डाला। अभी देखो जिम्नेशियम का ही देखो, तो जिम की जो एक्सरसाइज है, बराबर है, वो भारत के वातावरण के लिए तो योग्य नहीं, पहला, बराबर है, जिम्नेशियम। क्योंकि अभी देखो अभी क्या है कि जिम्नेशियम में पूरे के पूरे एसी होते हैं। अब पसीना निकालने के लिए आयुर्वेद ने एक्सरसाइज की, वो निकले नहीं, ऐसा तो वातावरण होता है बंद, तो खुले में एक्सरसाइज करनी है, वो पहला नियम है। वहां पर बर्फ होती है तो वो बराबर है कि वो तो अंदर रख सकते बाहर के देशों वाले, लेकिन यहाँ पर तो खुला है, अच्छा है। दूसरा, टाइम सुबह का ही होना चाहिए एक्सरसाइज करने का, दोपहर का होगा तो वो एक्सरसाइज नुकसान करती है। तो अभी जब आपके पास स्लॉट तैयार है तब उसके पास खाली बेच है, मतलब दोपहर 4 बजे भी लोग एक्सरसाइज करने को जाते हैं, 6 बजे भी जाते हैं शाम को, कोई रात में जाता है 10-11 बजे, तब उसका क्या होने वाला है, मतलब 10-11 बजे वो एक्सरसाइज करता है, वो टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। तो एक्सरसाइज के साथ साथ जो न्यूट्रिशनिकल्स फूड आए हैं, ये सभी प्रोटीन पाउडर, उसको प्रोटीन देने के लिए आप ये आयुर्वेद का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो उपयोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछे? हाँ, नहीं आता है, हमारा परामर्श की जरूरत नहीं है, वो ओवर दी काउंटर प्रोडक्ट है, मतलब वो तो आते हैं, जैसे ग्रेन्यूल्स आते हैं अश्वगंधा शतावरी के, वो देने का चालू करें, ग्रेन्यूल्स आते हैं उसके, उसमें प्रोटीन का प्रमाण है। अश्वगंधा दे सकते हैं छोटे बच्चे, हाँ छोटे मतलब 2-3 साल 4 साल, हाँ इसको दूध में डालकर दे सकते हैं। बच्चों को क्या है कि आयुर्वेद की दृष्टि से सूक्ष्म मात्रा में औषधियां देनी है दूध में डालकर, ताकि जैसे बोर्नवीटा वगैरह आता है इस तरह से दूध में मिलाकर जो ग्रेन्यूल्स है उसको दे दिया कि वो सुपाच्य हो जाता है, और कोई पाउडर की किसी भी बाहर की वस्तु की जरूरत नहीं रहती। मेरा एक सुझाव है, मैंने वो देखा है पूरा का पूरा, बाहर की चीजें है ना वो लोग भी जानते नहीं है, जो बनाते हैं ना उसको शरीर का ज्ञान नहीं है, और हमारा तंत्र इतना एक्टिव नहीं है, बराबर है, कि इसके ऊपर अवेयर नहीं है कि क्या क्या पॉइजन हमारे बॉडी में जा रहा है, बराबर। एक साइट्रिक एसिड हमारे शरीर में कितना जा रहा है वो आपको कल्पना नहीं होगी,
बराबर है, साइट्रिक एसिड इतना जा रहा है, क्योंकि हर एक में वो सेफ मात्रा लिखी होती है 0.2 mg, लेकिन ये 2 mg वाले हम 10 पैकेट खाते हैं। तो एक में तो सेफ है, लेकिन ऐसे हम खाते 10 वस्तु है, आप समझ गए। एक में उसने बराबर डाला, लेकिन और 5 पैकेट हम ले रहे हैं, उसकी गिनती वो नहीं करते हैं। तो छोटी छोटी बातें हमने ध्यान में उनकी लगाई है, लेकिन भारत की स्थिति ऐसी है, उतने एक्सपर्ट लोग यहाँ पर नहीं है, तो हमको ही ध्यान रख कर देना है। बाहर की कोई केमिकल वाली फ्लेवर वाली चीजें से बचना जाना है। उससे जो नहीं तो रोग होंगे ना बच्चों को, वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे ना, उसकी कोई दवाई मेडिकल साइंस के पास नहीं है। तो जो एडवर्टाइज आती है या उससे प्रेरित होकर हम कुछ भी ले लेते हैं या कुछ भी निर्णय करते हैं, ऐसा नहीं करना। नेचुरल वस्तु पर फोकस करना है, और कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है। तो ये हमारा प्रथम प्राथमिक दायित्व है। हाँ जी। हाँ। एक छोटा सा जानना था कि आयुर्वेदा के हिसाब से आपने बहुत अच्छी तरह बताया स्वीट से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, लेकिन जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हमारा कंस्टिट्यूएंट है बॉडी में जो लेते रहते हैं दिन भर, वो है पानी। तो पानी को कैसे ग्रहण करना चाहिए? वाह भाई, ये पानी की पूरी कहानी है। पानी जो है ना, वो क्या हुआ बताए आपको। एक जो घटना ऐसी हुई कि घर पे चूहे बढ़ गए। तो चूहे बढ़ गए तो उसके एक्सपर्ट को पूछा चूहे के कि क्या कर सकते हैं। उसने पीएचडी की थी, तो उसने अलग अलग उपाय बताए चूहे के, तो भी चूहे जा नहीं रहे थे अलग अलग। फिर एक वैज्ञानिक आया, उसने बहुत आसान उपाय बताया। उसने कहा कि एक आप सांप रख दो, स्नेक रख दो, बराबर है। वो भूखा हुआ स्नेक, बड़ा कोबरा और रखा, तो दूसरे दिन देखा तो पूरा घर साफ। चूहे के साथ घर वाले भी चले गए सब, बराबर। वो उपाय तो अच्छा बताया उसने, बराबर है कि भाई चूहे भी साफ हो गए। तो उतना ही सुना था उसने कि आपको घर साफ, चूहे साफ करने थे, लेकिन साथ साथ वो भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं पता था, बराबर। अब पानी के बारे में ऐसा हुआ कि पानी में टीडीएस, पानी कुदरत ने 2 तरीके से रखा है, उसका पूरा खगोल है। भारतीय खगोल की दृष्टि से देखेंगे तो एक रिजर्व फोर्स के रूप में पानी है। पानी की 2 सतह होती है, एक ऊपर वाली होती है जमीन के, जो हमको करीब करीब 6 फीट 150 फीट पर मिलती है, और एक बिल्कुल नीचे की तरफ आती है। बीच में एक भेदन करने वाला पड़ होता है, लेयर होता है, बराबर है। जब तक साधन नहीं थे हमारे पास, जब हम बोरिंग करते थे, यहां पर किया होगा आपने, बोरिंग करते थे तब उतने स्ट्रॉन्ग साधन नहीं थे कि वो सतह को भेद पाए। तो वो सतह तक ही हम पानी निकाल पाते थे। 100 फीट के ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। वर्षों पहले के जो बोर थे ना, वो 50 फीट तो बहुत हो गया, ज्यादा से ज्यादा 75 फीट, क्योंकि तब तक वो भेदन करने वाले साधन नहीं थे। अब वो सतह है, साइलेंट कर दीजिए मोबाइल, ताकि क्या है, नींद वाला जैसा ही दूसरा मोबाइल का मैं भूल गया। तो ये वस्तु क्या है कि वो भेदन करने की जो सतह है ना, वो सतह के अंदर जो वाटर रखा है कुदरत ने, वो इस पृथ्वी की गर्मी को सस्टेन करने के लिए रखा है, बैलेंस करने के लिए रखा है। वो यदि भेदन होता है तो अर्थक्वेक आने की संभावना बढ़ जाती है। वो क्यों रखा है? रिजर्व रखा है। आप समझ गए? नीचे का जो लेयर है वो यहाँ की हीट को बैलेंस करने के लिए रखा है, उतना ठंडा चाहिए, और इसके बीच में एक लेयर रख दिया है। अब मनुष्य ने क्या किया कि वो जो लेयर था ना बड़ा, उसको भेदने के मशीन निकाल। अब क्या हुआ पता है कि पहला लेयर का पानी का हम उपयोग कर रहे हैं जिसमें कम टीडीएस है, वो पीने के जैसा है हमारे। बीच में लेयर है, वो भेदन तब तक नहीं कर पाते थे, लेकिन पिछले 20-25 साल में ऐसे साधन आ गए कि वो लेयर को भेदन कर देते, वो सतह को तोड़ देते। तोड़कर जब वो पानी के पास पहुंचते, वो पानी कुदरत ने हमारे लिए नहीं रखा है, वो रिजर्व के लिए रखा है। इसके लिए वो पानी में टीडीएस ज्यादा है। अब वो पानी हम पी रहे हैं जो कुदरत ने रिजर्व के लिए, क्योंकि हमारा फीट 700 फीट 500 फीट जाता है तभी पानी आता है। या आपको यहाँ का पता नहीं, लेकिन जनरल गुजरात में तो अभी ये रेशियो है। अब वहां तक का पानी हम पी रहे हैं नीचे का, जिसमें क्षार बहुत है जमीन के,
अब उसके लिए पूछा लोगों को कि ये पहला ही गलत था, पहला ही हमने काम किया था कि पहले सतह को तोड़ा, उसके बाद नीचे गए, उसका बोर किया, बोर करके निकाला तो उसमें क्षार आने वाले हैं। अब उसमें से क्षार निकालते गए तो एक आदमी ने सोचा कि सब साफ कर देते पानी, तो कोबरा लाए, तो आरओ, बराबर है, उसने पानी को सही मायने में साफ किया, वो कोबरा की, तो वो जो टीडीएस था वो तो निकाल गया, लेकिन पास में सब बाकी के मिनरल्स भी निकल गए। तब हमको नीर की समस्या आई, तब हड्डियों की समस्या आई, क्योंकि जो अस्थि पोषक जो गण पानी में जो अस्थि धातु को पोषण करता है वो भी हमने निकाल दिया, क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि ये अस्थि पोषण करता है, उसको साफ करना था पानी को किसी भी हालत, तो वो साफ कर दिया सही मायने में, तो हम साफ साफ पानी पीने लगे। तो उससे अच्छा था टीडीएस वाला पानी पीते, तो केवल क्षार का खतरा था जो हम निकाल पाते थे, स्टोन को वगैरह, लेकिन अब तो गया है, जो मिनरल्स ही नहीं गए हमारे में। और वाटर मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कोई उपाय नहीं है दूसरे से हमको मिल पाए, वो वाटर ही एकमात्र सोर्स है। तो पानी में किसी ने ये नहीं सोचा, तो रिकमेंड मैं करता हूं कि बाकी की एक और कंपनी आई, उसने क्या किया, उसने क्या कि इसने जो निकाला है वो हम डालेंगे, जो इसने निकाला है वो मैं डालूंगा, वो मैं पुनर्जीवन करूंगा, मतलब यक्ष की तरह, युधिष्ठिर की तरह, बरोबर है, ये चार भाइयों को पुनर्जीवन देंगे। तो ये ने पानी को मारा है, हम उसको जिंदा करने के लिए आए। तो उसने और एक थियरी चलाई साइंटिस्ट की, और उन्होंने साइंस का ऐसा किया कि कैंसर वाले डॉक्टर को हाईलाइट किया कि कैंसर वाले इतने पेशेंट को ठीक हो गया। अब लोग समझने लगे कि कैंसर ठीक हो गया तो मैं पीऊंगा तो मैं भी ठीक हूं, लेकिन वो कैंसर के लिए वो अच्छा हो सकता है, लेकिन इतने खिलवाड़ जब हम करते हैं कोई वस्तु के साथ, तो उतने जो पीएच वाला पानी है, ज्यादा पीएच वाला भी नुकसानकारक है, वो अल्कलाइन नहीं है, आप समझ गए। वो हमारे रीत से उसमें कोई चेंज नहीं करने, और ये सब लोग अपनी अपनी रीत से करते जाते हैं और एक दूसरे को गलत गलत बताते जाते हैं कि भाई पीछे वाला गलत था, अब मैं सही हूँ। अब तीसरी आएगी, वो बोलेगी कि दूसरे वाला गलत था, मैं सही हूँ। और हमारी जनता इतनी मानसिक रूप से पराधीन हो गई है, नॉलेज के रूप में पराधीन हो गई है कि उसको इंडिया के साथ साइंस का शब्द ही जमता नहीं। मतलब इंडिया में किसी भी प्रकार का भारत के साथ साइंस शब्द आया तो उसको विरुद्धार्थी शब्द लगते, या उसको ऐसा मन ही स्वीकार नहीं कर पाता है कि साइंस। और यहाँ मैं आईआईटी मुंबई में गया था, वहां पर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए, साइंटिस्टों ने, आरती जी ने मुझे व्याख्यान, प्रोफेसर गणेशन जी ने रखा था वहां पर। तो आईआईटी में मैंने उत्तम संतति के वक्त मैंने बताया कि ये संतति सुश्रुत ने उत्तम बताई है, और ये जो अभी हो रहे हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे हो रहे हैं, उसके दर्द के साथ मैं हूं। मैं पूरा जीवन उसके ऊपर न्योछावर किया। मैं आज करोड़ों की कंपनी की मुझे ऑफर है पार्टनरशिप की, न्यूट्रास्यूटिकल्स की। मैं और धंधे में लूटने के साथ में नहीं दे सकता हूँ, मैं नेचुरोपैथी के साथ नहीं कर सकता हूँ ऐसे वैसे काम, क्योंकि मैं 100 रुपये कमाने के लिए उसको आपको 900 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे 100 चाहिए तो मैं सीधा आपके बताऊंगा कि मेरे पास पैसा नहीं, आप मुझे पैसा दो काम करने के लिए, 100 रुपीज दो, बराबर है। वो मेरी सीमित जरूरत है और मेरा एक विजन और मिशन है, उसको नजरअंदाज करके कुछ किसी के साथ भी लूटने की पार्टनरशिप में नहीं कर सकता। मेरे नॉलेज का यूज इस तरह से मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो कमिटमेंट के साथ ही मुझे नॉलेज मिला है जो किसी के पास नहीं। बराबर, आप देख सकते हो यूट्यूब पर एक बात का प्रमाण नहीं है ना, वहां मैं प्रमाण दूंगा, और नहीं मिला तो मैं आपके सामने कबूल करूंगा कि मैंने ये बात गलत बोली, क्या यहाँ पर मैं रॉन्ग। तो मैंने वो आईआईटी के प्रोफेसर ने मेरे सामने किया, तो मैंने उनको खुद बोला कि आपकी पत्नी को, वो बोले कि आप दिव्य, ऐसी संतति कोई दिव्य कहते हैं, बराबर है। तो जो जिसके पास पैर नहीं है, जो हाथ नहीं है, ऐसे जो दिव्यांग लोग हैं, उसको आप दिव्य नहीं बोलोगे। मैंने कहा नहीं बोलूंगा। वो बोले कि वो भी दिव्य है। तो मैंने कहा आपकी पत्नी को बोलो ऐसे संतान की प्रार्थना करे, तो आग बबूला हो गया। वो बोले कि मेरी पत्नी के पास, मेरी पर्सनल लाइफ में गए। मैंने कहा आप साइंटिस्ट हो, तो पत्नी क्या होती है साइंस की दृष्टि? कुछ नहीं ना, वो इमोशन है ना एक। इसमें बोलो आपकी पत्नी हो गई तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फर्क पड़ा कुछ, पर साइंस की दृष्टि से पत्नी माने क्या कुछ है। तो मैंने कहा साइंटिस्ट तो मैं हूं, आप तो इमोशन ड्रिवन।
आपकी पत्नी पर बात आई तो आप बबूला हो गए, मेरी पत्नी पर आप बात करके देखो, मैं ऐसा ही शांति से जवाब दूंगा। साइंटिस्ट आप नहीं हो, आप पढ़े हो केवल, साइंटिस्ट तो मैं हूं, आप तो इमोशन ड्रिवन हो। आपके इमोशन की बात आई तब आप आग बबूला हो गए। तो उससे क्या मतलब है कि उसको दिव्य नहीं कहा तो नहीं कहा, वो दिव्य नहीं है, वो हमारे दया करने पात्र है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हो गया तो उसकी दया करनी है, ऐसा मतलब ये नहीं वो आइडियल हो जाते हैं। तो आप उसको दिव्यांग एक शब्द देकर उसको दिव्यता नहीं ला सकते, मैंने वो बोला। और मैंने कहा कि उस दृष्टि से तो साइंटिस्ट का दावा मैं कर सकता हूँ। आप मुझे पूछकर देखो मेरे पत्नी के बारे में, दादी, किसी के, मैं इतना ही शांति से आपको जवाब दूंगा, आपकी तरह आग बबूला नहीं हूंगा। आप प्रयास कर रहे हो कि आप सामान्य व्यक्ति हो और साइंटिस्ट बन गए हो। आप अंदर से साइंटिस्ट नहीं हो, समाज ने बना दिया, पापा मम्मी ने, IIT ने बना दिया, मुंह पर मैंने उनको बताया कि आप इमोशन ड्रिवन आदमी हो, आप कभी भी तर्क के ऊपर प्रश्न जवाब नहीं कर सकते हो। आप आग बबूला जब हो जाते हो, बयां करता है कि आपके पास बौद्धिक क्षमता नहीं तो आप इतनी आसानी से प्रश्नोत्तरी करते कोई वस्तु। और IIT में ज्यादातर ऐसे लोग देखे क्रोधी कि वो अपनी बात से थोड़ा उधर गया ना, भारत की मैंने कुछ बात की, साइंस की बात की कि आग बबूला कहाँ है, कहाँ, मैंने कहा मेरी बात तो पहले सुन लो, बाद में मैं एविडेंस एक दूंगा। तो वो मैंने देखा है कि वो जितने लोग व्यग्र है, गुस्सा वाले, उसको कोई बौद्धिक स्तर ही नहीं है, ऐसा मुझे